देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना रखी है, जहाँ पे मैंने कुछ 6 से 7 वीडियोस डाली हैं, जहाँ पे मैं आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से बताता हूँ। अभी इस वीडियो में एथिक्स जीएस पेपर 4 के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप कौन सी किताबें पढ़ोगे इस एथिक्स पेपर के लिए, क्योंकि एथिक्स पेपर के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, बतेरी प्रकार की किताबें हैं जिसमें फॉरेन राइटर्स भी हैं, इंडियन राइटर्स भी हैं, ये आपको बहुत जगहों पर पता चल जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली ये जो यूपीएससी का एथिक्स का पेपर है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, एथिक्स है क्या, हमारी जिंदगी में एथिक्स का रोल क्या है, सिविल सर्विसेज में एथिक्स का रोल क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आप मतलब हमारे यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, आप कल की डेट में आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस कुछ भी बनोगे, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और एथिकल डिलेमा से रिलेटेड अगर आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे एथिक्स इन्वॉल्व है, तो आप उसका जवाब किस प्रकार से दे सकते हो। इन चीजों को मैं यहाँ पे खंगालने की कोशिश करूंगा। कुल मिला के जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स को आपको कैसे अप्रोच करना है, बस मैं यही बताने वाला हूं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको पढ़ना कहां से, ठीक है ना। आपको इस पेपर की अप्रोच को कैसे रखना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पेपर बहुत अलग प्रकार का है। जनरल स्टडीज पेपर 4 को सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स 2013 से इंट्रोड्यूस किया गया है। एक डेफिनेट सिलेबस तो रखा गया एथिक्स पेपर का, लेकिन अगर आप उस सिलेबस की कर्सरी रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है। टोटल 250 मार्क्स एलोकेट किए गए इस पेपर को, जिसमें 125 मार्क्स थ्योरी के हैं और 125 मार्क्स की केस स्टडी पूछी जाती है, और उस केस स्टडी में आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज को टेस्ट किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो टेस्टिंग है वो आपके इंटरव्यू में भी चलती है। यूपीएससी एक्चुअली में इस पेपर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू ये जानना चाहता है कि अपनी जॉब के दौरान क्या आपको कोई टेम्पटेशन इस हद तक खींच सकती है कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को भूल जाओ। बेसिकली एथिक्स क्या है, दिस इज मॉरल फिलॉसफी। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको यह पता करना है कि चीज मॉरली गुड है या मॉरली बैड है, मॉरली सही है या मॉरली गलत है, और फिर मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना है, और काम कुछ इस हिसाब से करना है कि रियलिस्टिक लगे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मॉरल हूं और मैं ऐसा ही करूंगा और कुछ भी हो जाए और मैं इससे पलटूंगा नहीं, ये नहीं टेस्ट कर रही यूपीएससी। अगर आपके सामने कोई टफ सिचुएशन आती है और कोई एक चीज गलत है, लेकिन उस टफ सिचुएशन से टेम्परेरीली निकलने के लिए आपने छोटा सा कोई गलत स्टेप ले लिया, तो उसको एथिकली इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। समझ गया आप बात को। तो भाई, एथिक्स में हैप्पीनेस का क्या मतलब है, आप किसी केस में अगर डिसऑनेस्ट हो जाते हो या आपने किसी केस में कोई गवर्नमेंटल रूल को ब्रेक कर दिया, तो क्या वो आपके एथिकल एक्शन के हिसाब से सही है या गलत है। क्योंकि जब आप कोई रूल ब्रेक करते हो तो आप पॉलिसी या लॉ वायलेशन करते हो। क्या वो लॉ वायलेशन कुछ केसेस में एथिकल करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब चीजें भी एथिक्स में देखी जाती हैं। दुनिया भर में लोग ऑप्युलेंस में जी रहे हैं, दुनिया भर में लोगों के पास बहुत पैसे हैं। आप कल की डेट में अगर आईएएस आईपीएस बनते हो, आपके पास खुद के पास अलग ही प्रकार के पर्क्स और प्रिविलेजेस होंगे, तो क्या आप आराम से बैठ सकते हो जब आधे से ज्यादा लोग दुनिया में भूखे मर रहे हैं। तो एथिक्स इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील करता है और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के साथ डील करता है। ह्यूमन एक्शंस कौन से केसेस में जस्टिफाइड है, कौन से केसेस में सही है और कौन से केसेस में गलत है, इनको डिसाइड करने में एथिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जब आप कोई चॉइस लेते हो तो हो सकता है वो कंप्लीटली करेक्ट ना हो सकता है वो कंप्लीटली गलत ना हो। ये बात हर जगह होती है। कभी भी कोई टफ सिचुएशन अगर आपके सामने आती है और वहां पे आपने कोई डिसीजन लिया, तो बहुत सारे केसेस में जब सिचुएशन लिमिट से ज्यादा टफ है, तो जो आपका डिसीजन होगा ना वो पूरी तरीके से सही होगा, ना वो पूरी तरीके से गलत होगा। लेकिन डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि एट द एंड आप कह सकते हो आप खुद प्राउड ऑफ हो अपने डिसीजन के। समझ गए बात को। तो ये सब बातें आप बोली जा रही। तो बेसिकली एथिक्स वो रूल्स हैं जिससे सोसाइटी अधेयर करती है। अगर हम एथिकल रूल्स के साथ अधेयर नहीं करते हैं तो एनिमल बिहेवियर आ जाएगा सोसाइटी में। एनिमल बिहेवियर क्या है, हंट, किल, फीड, फॉर्निकेट। अभी यही तो नहीं करना है ना। मैनकाइंड कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम से अलग है। एनिमल किंगडम से अलग करने के लिए मैनकाइंड ने जीने का एक तरीका बना रखा है। उस जीने के तरीके में हमें जानवरों से अलग करता है ये एथिक्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ रेगुलरली। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उससे मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी।
फिर बात करते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज में काम करने के लिए कौन से बेसिक वैल्यूज की जरूरत है, खासकर ब्यूरोक्रेसी में काम करने के लिए कौन से बेसिक वैल्यू की जरूरत है। देखिए, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ज्यादा आपके जो ऑफिशियल डिसीजंस हैं वो पब्लिक पर्पस को मीट करने चाहिए। आप कहीं अपने आप को, अपनी फैमिलीज और अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते ना नजर आओ। फिर भाई ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। जब भी आप अपना ऑफिशियल काम कर रहे हो एज अ सिविल सर्वेंट, तो उस समय पे आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, चाहे प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, चाहे आप किसी सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी कर रहे हो, तो मनरेगा की स्कीम बेनिफिट्स को पहुंचा रहे हो, ऐसे केसेस में आप डिसीजंस ऑब्जेक्टिव तरीके से लेंगे, यानी सामने सारी कंडीशंस को एनालाइज करते हुए इम्पार्शियल तरीके से लेंगे, किसी को अलग से सपोर्ट नहीं करेंगे और पॉलिटिकल न्यूट्रल तरीके से करेंगे। तो भाई किसी रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता ने आपको फोन किया और बोला कि भाई हमारे ये इलाके हैं, यहाँ वाले लोगों ने हमें वोट दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा मदद जानी चाहिए, इस प्रकार की चीजों का फर्क एज अ सिविल सर्वेंट आपके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, जब आप लोगों की सेवा कर रहे हो तो आप लोगों के प्रति डेडिकेटेड नजर आने चाहिए। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में एक फेयर, इफेक्टिव और इम्पार्शियल और कर्टियस तरीके से आप काम करते हुए नजर आना चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, एक्सेम्पलरी बिहेवियर, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए तो देखिए, पब्लिक सर्विस में एक लीगली इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं कंडक्ट रूल में ही एक एथिकल बिहेवियर को इम्बाइब करने की कोशिश करे। और ऐसे कंडक्ट रूल्स हैं सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, 1964। ये ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज पे भी लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दूसरे एम्प्लॉयज उन पे भी लगते हैं, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी लगते हैं। ये कंडक्ट रूल्स सिविल सर्वेंट से बोलते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन करने को, एब्सोल्यूट डिविजन ऑफ ड्यूटी करने को, और किसी भी प्रकार के ऐसे कंडक्ट में ना इंडल्ज होने के लिए जिससे आप अनबिकमिंग लगो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए। तो ये सब है आपके कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स है 1964। यहां पे कुछ बेसिक सेट्स ऑफ प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है एक सिविल सर्वेंट से कि वो फॉलो करेगा। ठीक है भाई, इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी पर्टिकुलर ऐसी जॉब में है जो किसी कंपनी के साथ डील करा, तो उस कंपनी में उस गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा या बेटी जॉब नहीं करेगी। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करना है, कोई फ्लैट खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, तो उससे पहले अथॉरिटी को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। फिर भाई एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एक चीज होती है कोड ऑफ एथिक्स। जब भी कोई सिविल सर्वेंट मान लीजिए सर्विस को ज्वाइन करता है, तो दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब करती हैं। इंडिया में अभी के लिए सिविल सर्वेंट के लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स क्या बताती है? कोड ऑफ एथिक्स आप कह सकते हो एक प्रकार का ऐसा डिक्लेरेशन है जो कि बताएगा कि सिविल सर्विसेज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा। कहीं ना कहीं जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स के साथ, पब्लिक के मेंबर्स के साथ इन पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी के साथ नजर आने चाहिए। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे, ये एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी दी गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में अभी सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। और होटा कम्युनिटी ने क्या बोला? होटा कम्युनिटी ने भी यही बोला कि देयर इज नीड फॉर मोर जेनरिक नॉर्म्स टू बी लेड डाउन बाय वे ऑफ एक्सेप्टेड कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स एज रिकमेंडेड बाय द होटा कम्युनिटी, होटा कमिटी। ठीक है ना भाई? ये कोड ऑफ एथिक्स में क्या होगा? तो इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, अकाउंटेबिलिटी, डिविजन टू ड्यूटी, एक्सेम्पलरी बिहेवियर। देखिए, ये तो बेसिकली नॉर्म्स है। इन नॉर्म्स को अलग अलग सर्विसेज में इंप्लीमेंट करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस भी इशू की जाएंगी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये तो ऊपर ऊपर की चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रकार का काम है, तो अलग अलग प्रकार के काम के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और प्रोसीजर के हिसाब से डिटेल्स गाइडलाइन भी निकाली जाएंगी। फिर बात करते हैं कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से निकल के आता है। भाई देखिए, जब आप सिविल सर्वेंट की तरह काम करोगे, आईएएस आईपीएस होगे, भाई आप एक पोजीशन ऑफ पावर में होगे, और जब आप पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं आप बहुत सी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि आपके सेल्फ इंटरेस्ट में जो कि आपकी फैमिली के इंटरेस्ट में लेकिन हो सकता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो सकता है कि वो लीगली करेक्ट ना हो सकता है कि वो अनलॉफुल, करप्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सारे सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका जो रियल काम है, अगर आप उस रियल काम को थोड़ा सा डेविएट होते हो उससे,
तो आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। तो अपने फायदे के लिए आप अपनी ड्यूटी को कुछ समय के लिए भूल गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी को कुछ समय के लिए भूल गए तो उससे बहुत ही ज्यादा कुछ गलत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनएथिकल हो गया, कहीं ना कहीं वो इमोरल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप बैठे और कोई एक पर्सन आया, आपने उसका काम किया और उसने आपको 5 या 6 हज़ार रुपए दे दिया एज अ गिफ्ट। या मान लीजिए आप IAS IPS हो, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आके आपको एक iPhone 11 दे गया या iPhone 12 दे गया, तो आप बड़े खुश, यार iPhone 12 दे गया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर iPhone 12 देने के बाद आपसे एक्सपेक्ट करेगा नेक्स्ट बार कि आप उसका काम कर दो। तो बेसिकली ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना कि आपको एक iPhone 12 मिल गया। मैं आपको बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, अब कुछ लोग बहुत गलत गलत काम करते हैं। 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ठीक है ना, उन बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो आपका RDX था, वो RDX बाहर से देश के अंदर आया था, तो किसी ना किसी कस्टम ऑफिशियल के अंदर से निकला होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो वहां पे हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ हो। हालांकि इस तरीके की चीज कोई इंटेंशनली तो नहीं पास करता है, उसको ना पता हो, उसने अपनी ड्यूटी सही तरीके से ना की हो, या फिर बहुत से कंसाइनमेंट्स वो लगातार निकाल रहा हो, धोखे से निकलवा लिया गया हो। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे भी आ सकता है। जब भी आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, और वो ऑब्लिगेशन पब्लिक पर्पस के लिए आपके ऊपर डाला गया है, आपको करना पड़ेगा उसको पूरा एथिकली पूरा करना पड़ेगा, पूरी अलैक्रिटी के साथ पूरा करना पड़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी आपकी ड्यूटी के बीच में नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपसे एथिकल डिलेमा से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपसे कोई एथिकल डिलेमा का क्वेश्चन पूछा गया। जब भी एथिकल डिलेमा के क्वेश्चंस को आप आंसर करते हो ना, बेस्ट ये रहेगा कि आप उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करो। अभी प्रॉब्लम ये होती है इंटरव्यू में कि जब मेंस में आपको कोई केस स्टडी दी गई या आपसे कोई सवाल पूछा गया, केस स्टडी में तो नहीं, बट मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया, तो वहां पे आपके पास थोड़ा सोचने का समय होता है। लेकिन इंटरव्यू में चीजें बहुत डायनेमिक तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो अगर आपसे कोई एथिकल क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया, और अपने लाइफ का कोई इवेंट आप कोट कर रहे हो, तो आप बहुत ध्यान से सोच समझ के कोट करना, क्योंकि आपके कोट किए गए एग्जाम्पल्स पे 100% आपके पास क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्रॉस क्वेश्चंस में आप फंसने नहीं चाहिए। अब वो लोग जो कि पब्लिक एरिना में काम कर चुके हैं, जो किसी पब्लिक सर्विस में काम कर चुके हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग है, फॉर एग्जांपल एक बैंक का पीओ डेली बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलता है। तो कल की डेट में अगर वो सिविल सर्विसेज में जाता है, तो उसके पास ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होंगे जो वो बता सकता है। क्योंकि एक बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, वो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने लोगों से मिलता है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपके डेली लाइफ के कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स अगर आप रियल टाइम में कोट कर सको, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और उन एग्जांपल्स को कोट करते वक्त आप बताओ कि आपने इंटीग्रिटी के साथ काम किया। अब आप इस तरीके से मत बताओ कि आप शो ऑफ करने लगे, ठीक है? शो ऑफ नहीं दिखना चाहिए। एग्जांपल्स आप इस प्रकार से बताओ कि आपके सामने एक ट्रिकी सिचुएशन आई, आपने उस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल किया, और ऐसे हैंडल किया, और हैंडल करने में इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए, आपके मुंह से बोलने में नहीं दिखनी चाहिए। तो भाई जो बीडीओ की तरह काम कर रहे हैं, एसडीएन की तरह काम कर रहे हैं, ये लोग जब लोग इंटरव्यू देते हैं ना, इनके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। फिर एथिकल डिलेमा के क्वेश्चंस में आप स्टार रिस्पांस टेक्निक यूज कर सकते हो कि पहले आप एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर जो आपको काम करना था, जो आपका रोल था, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर आप अपनी अप्रोच बना रहे हो, फाइनली जो रिजल्ट आया वो बता रहे हो। अभी इतना डिटेल में नहीं बता पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एथिकल डिलेमा से रिलेटेड अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली बात है, शुरू में वो एथिकल डिलेमा क्या था ये तो आप बताओगे, आप उस कंडीशन में कैसे इन्वॉल्व थे आप ये भी बताओगे, आपने क्या अप्रोच ली और उस अप्रोच का क्या रिस्पॉन्स आया। बेसिकली ये क्रोनोलॉजी तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसको एक्चुअली में स्टार रिस्पॉन्स टेक्निक कहते हैं। एथिकल डिलेमा के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इसको बहुत पोटेंट माना जाता है। फिर कभी भी किसी इंटरव्यू में ये मत बोलना कि आपके सामने कभी कोई एथिकल डिलेमा आया ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हो तो आप वहां पे अनएक्सपीरियंस नजर आओगे, और कहीं ना कहीं आप अपने ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस को कोट मत करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चैरिटी में डोनेशन दी, आपने किसी कम्युनिटी में वॉलंटियर किया, इसको आप डैफ पे लिख सकते हो, लेकिन एथिकल डिलेमा में इसको मत बताना। एथिकली आपने क्या करेक्ट किया, अगर आपसे कोई रियल लाइफ सिचुएशन बोली जा रही है, तो ये मत बोलना कि मैंने ब्लड डोनेशन किया है, ये मत बोलना कि मैंने कहीं वॉलंटियर किया, ये मत बोलना कि मैंने चैरिटी दी है। ठीक है, ये आपके अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने डैफ में लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपसे एथिकल डिलेमा पूछा गया, कोई रियल लाइफ एग्जांपल माना गया है, तो दिस डज नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। समझ गए? तो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देने हैं। और देखिए,
सीधी सीधी बात है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए आपके सामने रियल लाइफ स्टोरीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बनी बनाई कोई स्टोरी बोल दी तो भैया वो यूपीएससी के मेंबर से पूरी जिंदगी उनको नौकरी करते निकल गया, वो पकड़ लेंगे आपको। और रही बात एथिक्स की, एथिक्स के क्वेश्चंस, एथिक्स की सिचुएशंस आज भी इवॉल्व हो रही हैं। 10 साल पहले किसी क्वेश्चन पे जो जवाब था, हो सकता है 10 साल पहले वो एथिकल हो, आज की डेट में वो एथिकल ना हो। यूपीएससी का कंसर्न क्या एथिक्स को लेके, कि अगर आप थोड़े से भी करप्ट दिखे, अगर आप थोड़े से भी अनएथिकल दिखे, तो वो शायद आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उनको ऑनेस्ट और सिंसियर ऑफिसर चाहिए। आप अपने एक्ट्स में, डेली मर्रा के एक्ट्स में ऑनेस्ट और सिंसियर बनिए, ऑटोमेटिकली आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा। आई होप मैंने कुछ सेंस किया इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।